देखिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सिद्धू विनय क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है ये क्लास 10 की रहने वाली है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। साइंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और पहला चैप्टर आए आए हैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को क्या है कि चैप्टर छोटा है और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग बहुत ही कह सकते हैं कि आसानी ढंग से सीखेंगे। हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं, तो हम अपना क्या कर रहे हैं, सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जो है आपका खोजना नहीं पड़ेगा। कक्षा 10 विज्ञान, पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और आपको पढ़ा रहे हैं 22 सिद्धू से। ठीक है, खोजने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, ये आपको क्रमशः पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, जब तक खत्म ना हो जाए। तो आइए हम लोग जानना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखिए, यह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोयले को जलाऊं, कोयला है मान लीजिए, कोयला है और ये क्या कर रहा है, इसमें उष्मा हम दे दिए, नीचे से क्या कर दिए, उष्मा। पहले तो इसको जब हम जलाएंगे तो यहाँ से एक जो पदार्थ निकलेगा, एक तो उष्मा निकलेगा और दूसरा जो मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा, राख मिलेगी। इसकी कोयले की क्या मिलेगी। तो यही कह रहा है कि यह विक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आई। आगे देखिए, हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बन जाता है। आप लोग जानते हैं, कभी भी प्रयोग किए होंगे, जब मैग्नीशियम धातु को आप जलाते हैं, जब उष्मा देते हैं उसको, तो जब गलती है तो सफेद क्या प्रदान करती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बना देती है, सफेद चूर्ण जैसा हो जाता है। कभी आप लोग जाइए बलुआ घाट पे, यहीं बगल में है, वहां जाइए, देखिए जब लकड़ी जलती है, लकड़ी और कह सकते हैं मृत व्यक्ति जब जलता है, तो उसके बाद जब थोड़ी देर बाद जाएंगे, जब जल जाएगा पूरी तरह, जब आग की लपटें जो शांत हो जाएंगी, तो आप लोग देखे होंगे तो सफेद चूड़ जैसा पाएंगे। वहां ध्यान से देखे होंगे तो सफेद चूड़ जैसा पाएंगे। ठीक है, वही चीज है परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। देखिए, ये नया पदार्थ बनाता है। कोई भी पदार्थ रहेगा उसमें या तो उष्मा होगी, या तो जल की अभिक्रिया होगी, या तो विलयन की अभिक्रिया होगी, सब मिलाकर एक नया पदार्थ बनाता है। दूसरी चीज क्या होगा कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा कहते हैं ना, लिंडमान महोदय ने कहा था कि ऊर्जा 10% क्या करती है कि अन्य क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि कह लीजिए कि मांस आप खाए, तो मांस का आपके अंदर 10% मिला, बात समझ रहे हैं, केवल 10% जो ऊर्जा होगी मांस की आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर कह लीजिए कि चूहे को, टिड्डे को, घास को टिड्डा खाया, तो घास का जो ऊर्जा था 10% उसको मिल गया टिड्डे को। बात समझ रहे हैं, उसको फलाने खाएंगे, उसको फलाने खाएंगे, आप ऐसी संरचना पढ़े होंगे। तो ये चीजें जो है कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उसकी जो ऊर्जा होगी आपके अंदर आएगी। आप बादाम खा रहे हैं, उसकी भी ऊर्जा आएगी। आपको कोई खा रहा है, आपकी ऊर्जा उसकी में जाएगी। बात समझ रहे हैं, तो यही होता है। आगे देखिए, रंग में परिवर्तन हो सकता है। मैं अभी बताया कि रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि अभी देखो, कोयले का रंग ब्लैक था, लेकिन जलने पर उसकी राख जो होगी कैसी हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। तो रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। तो जो भी हम पढ़ाएंगे आपको केवल फैक्ट पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में आए। हम एकदम तैयारी करा रहे हैं। जान लीजिए कि 2026 चल रहा है, 2027 फरवरी में जो एग्जाम होता है, यूपी बोर्ड एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर आप लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए। आगे देखिए, गंध में परिवर्तन होता है, गंध में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, सुगंध जो आएगी बदलती चली जाएगी। अभी देखो, मान लीजिए आप ही हो, आप अभी स्वस्थ हो, अच्छे से
नहा धो रहे हो, बढ़िया से रह रहे हो। स्वस्थ का मतलब होता है कि मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से सब जगह से स्वस्थ व्यक्ति हो। कभी देखिए अस्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और किसी को भी कुछ बोल देता है, बात समझ रहे हैं? तो वो भी स्वस्थ नहीं रहता है। उसको लगता है कि हम शरीर से बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। ठीक है, कहीं भी वो झगड़ा कर जाएंगे, आपस में तू में कर जाएंगे, ये भी एक अस्वस्थ व्यक्ति का ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात होती है कि आप स्वस्थ हैं। अभी देखिए आप कुछ दिन पानी में मान लीजिए डूब गए, पानी में डूब गए, अब जो आपकी बॉडी थोड़ा सा पानी के थ्रू क्या करेगी, फुलाव आएगा उसके अंदर, तो क्या होगी, महकेगी। गंध में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपको जला दिया जाएगा, वहां जो जलन होगी उसकी अलग से परिवर्तन होगा। आप 15-20 दिन मत नहाइए, देखिए उसका एक गंध का परिवर्तन अलग है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है, गंध बदलता रहता है, रासायनिक परिवर्तन। आगे अवक्षेप बनना। अब ये कहोगे कि सर जी अवक्षेप क्या है? देखिए अवक्षेप ये है बेटा कि यहाँ पे एक बीकर लिए हम लोग, बात समझे, यहाँ पे इसमें पानी भरे और पानी की जो भी गंदगी रहेगी इसमें क्या होगी, बैठ जाएगी नीचे। बैठती है कि नहीं बैठती है? जब बैठ जाएगी इसी को अवक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवक्षेप। बात समझ में आई सबको? ऐसा नहीं है कि ये समझते चलिए शब्दों को। गैस निकल जाती है, गैसें क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बात समझ रहे हैं? तो नोट कीजिए। देखिए कुछ अभिक्रियाएं हमारे पास, जो कि अगर बात होती है कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ZnO, जिंक क्या होता है, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसमें जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया जो होगी H2SO4, किसकी होगी? H2SO4। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराएंगे रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, तो पाएंगे क्या, देखिए ZnSO4, ZnSO4 इसको बोलते हैं जिंक, जिंक बोलो, SO4 को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड या सल्फेट बन जाता है SO4, और प्लस क्या होता है यहाँ पे, H2O, जल होता है। बात समझ रहे हैं? ये जब जिंक ऑक्साइड में सल्फ्यूरिक अम्ल का को ऐड किए तो रासायनिक अभिक्रिया क्या प्राप्त हुई, जिंक सल्फेट प्लस जल, प्लस जल। एक रासायनिक अभिक्रिया और मान लीजिए, हाँ ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना, पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पदार्थ A है और पदार्थ B से अभिक्रिया किया, पदार्थ B से अभिक्रिया किया, ठीक है, तो प्राप्त क्या होते हैं, पदार्थ C प्लस पदार्थ D। ठीक है, बात समझ में आ रही हो? अगर बात पदार्थ A पदार्थ B से बनने वाले पदार्थ C पदार्थ D प्राप्त होंगे तो इसी को कहा जाएगा अभिकारक। इसको क्या कहा जाएगा बेटा, अभिकारक। क्या कहा जाएगा, अभिकारक। और जो ये प्राप्त हो रहे हैं हमको, इसको क्या कहा जाएगा, उत्पाद। क्या कहा जाएगा, अभिकारक और उत्पाद। बात समझ में आ गई, क्लियर? आगे देखिए नोट में क्या है, यदि अभिक्रिया दोनों तरफ से हो तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया अगर दोनों तरफ से हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो आप बताइएगा, इनमें जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है दोनों तरफ, ठीक, इधर से भी और इधर से। अब इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं बेटा, दोनों तरफ लगेगा ये एरो,
बात समझ रहे हैं? यहाँ तो एरो एक ही लगा है, बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ लगेगा। जब दोनों तरफ लगेगा तो आप समझ जाइएगा जो अभिक्रिया रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, वो दोनों तरफ से होगी, इधर से भी और इधर से। लेकिन इसमें क्या हो रही है कि एक तरफ से हो। बात सबको समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा कि मैं बताया था थोड़ी देर पहले, एक एग्जाम्पल दिया था आपको। एग्जाम्पल क्या दिया था कि ZnO, इसको क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड, और प्लस मैं सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रिया करवाया था, H2SO4, और जो रिएक्शन प्राप्त हुआ था क्या हुआ था, ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे बेटा अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसको क्या बोला जाएगा? उत्पाद। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना, ZnO प्लस H2SO। बात समझ में आई हो तो नोट कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, थोड़ा सा समझिए। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए ये A है तो क्या है, अभिकारक है। क्या है बेटा? अभिकारक। और ये B भी क्या है, अभिकारक। देखिए यहाँ पे दो अभिक्रियाएं क्या करी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करे, कि नहीं, दो है पदार्थ। देखिए क्या बना है यहाँ पे, एकल उत्पाद बना कि नहीं बना? इसको एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम। क्या है ये? मैग्नीशियम। और यहाँ पे क्या है, O2 ऑक्साइड, या कह सकते हैं ऑक्सीजन, यही ना जी। तो यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे -2 चार्ज है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएंगे तो MgO हो जाएगा। समझ में बात आ गई? आगे देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है, इसमें कार्बन है, अभिकारक के रूप में क्या है, कार्बन, और ये क्या है, इधर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो इसने एक उत्पाद बना दिया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ में बात आ गई? ओके, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से। पहले हम लोग परिभाषाओं पर बल देंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। चलिए लिखते हैं साथ में। देखिए जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का, और दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है,
तो वह अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया विद्युत या कह लीजिए विद्युत प्रकाश का ऊष्मा द्वारा होती है। ऊष्मा द्वारा होती है। देखिए ध्यान समझिए, थोड़ा सा यहाँ समय दीजिए। देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, बाहरी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो विद्युत का हो चाहे प्रकाश का हो, उसके कारण क्या होगा, टूट जाएगा, खंड में विभाजित होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, कई पदार्थों का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक का मतलब होता है जब भी कोई चीज टूटेगी, मान लीजिए ये चीज को तोड़ना है, तो जब भी टूटेगी तो ये दो भाग में तो बंटना तय है, दो भाग में बंटना तय है, लेकिन कई भाग में टूट सकती है, दो या दो से अधिक भाग में। बात समझ रहे हैं? अब आगे, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया विद्युत प्रकाश का ऊष्मा द्वारा होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ए हमारे पास है, और हम इसको जब अपघटन करते हैं, बाहरी प्रभाव डालते हैं। कौन सा प्रभाव? बाहरी प्रभाव। तो ये दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूटता है, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? और ए को क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रकाश अपघटन क्या होता है, प्रकाश अपघटन जब अपघटन सूर्य के ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, अब देखिए बात को समझिएगा। ये जो अपघटन है, ये सूर्य के ऊष्मा की उपस्थिति, या यहाँ पे प्रकाश भी लिख सकते हैं, प्रकाश की। अब देखिए क्या टूटेगा यहाँ पे, हम कह लीजिए AgCl, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड। इसको देखिए तोड़ना है किसमें? प्रकाशीय अपघटन होगा, तो यहाँ पे प्रकाश देना है। क्या? सूर्य का प्रकाश, इसको हम दिखाएंगे बेचारे को। तो देखिए प्राप्त क्या होगा? Ag प्राप्त होगा प्लस Cl2। Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। और ये क्या होता है बेटा? क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। दो अलग अलग पदार्थ हुए, एक हुआ सिल्वर आपका, एक हुआ Cl2। यहाँ पे देखिए जो Cl2 है, और यहाँ पे देखिए क्या है, बैलेंस हम लोग करेंगे। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोराइड बना हुआ है, और यहाँ पे 2 है। Ag है तो Ag है, बात तो ये सॉल्व है। लेकिन यहाँ पे जब तक क्या करेंगे, 2 नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? सॉल्व नहीं होगा। एक तरह से मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे Ag में 2 लगाएंगे, और इधर देखिए 2Ag हो गया, 2Ag, और इधर देखिए 2Cl2। बात समझ रहे हैं? ये बैलेंस भी हो गया आपका। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम
दो भाग में प्रकाश इसको दिखाएंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तो ये दो भागों में जब विभाजित होगा तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो होगी, क्लोरीन गैस जो होगी ये अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो नोट कर लीजिए। देखिए इसी में एक उदाहरण विद्युत पर भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा जो है विद्युत पर हम लोग सीखेंगे, विद्युत, ठीक है। देखिए यहाँ पे विद्युत अपघटन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश हम लोगों ने सीख लिया, और विद्युत की जब बात होगी तो विद्युत अपघटन, अपघटन। इसमें देखिए क्या होता है कि जब अपघटन विद्युत के कारण होता है, या कह लीजिए कि ये विद्युत के ही कारण होता है, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं जल, एक तरफ क्या लेते हैं, जल, क्या लेते हैं बेटा, जल। और यहाँ पे जब विद्युत आप प्रवाहित करेंगे, विद्युत, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे O2 है, लेकिन यहाँ पे केवल O है, ये H2 है, तो H2 है तो हमको कहाँ बैलेंस करना है, 2 में, यहाँ पे क्या लगा देना है, 2। बात समझ रहे हैं? तो नोट कर लीजिए। देखिए सिल्वर क्लोराइड प्रश्न एक पूछता है आपसे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? जानते हैं, काला रंग जो होता है ये अपघटन रोकने का कार्य करता है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि हम सूर्य के प्रकाश से, हम सूर्य के प्रकाश से, हम सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में रखते हैं, काले रंग के बोतल में रखते हैं, क्योंकि इसका प्रकाश के कारण विघटन, या लिख लीजिए अपघटन, अपघटन न हो, अपघटन न हो, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। अब देखिए ऊष्मीय अपघटन क्या होते हैं, ऊष्मीय अपघटन क्या होते हैं, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। जब अपघटन ऊष्मा के कारण हो तो क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें CaCO3, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो ये डिवाइड होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नोट कर लीजिए। देखिए अपघटन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें जब बात होगी तो पढ़ेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को। किसको बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब अधिक क्रियाशील, सोचिए जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील, जैसे मान लो कि दो अध्यापक हैं, एक इधर आरुष है, ये कौन सा है? आरुष, बात समझ रहे हो, और ये क्यों कौन है? प्रहलाद है, प्रहलाद, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये आरुष है और ये प्रहलाद है। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तब उस अभिक्रिया को एक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये आरुष है और ये प्रहलाद है, बात समझ में आ रही है, ये बेचारा थोड़ा सा अधिक है क्रियाशील और ये कम क्रियाशील। अब बीच में अनुराग आ गया, बीच में अनुराग आ गया, सुने ना दो बंदर झगड़ा कर रहे थे रोटी के लिए, तीसरा आकर क्या किया? अपना काम कर गया। दो बंदर क्या किया? इन दोनों के झगड़े में, अब ये तो अधिक बलशाली है, ये कम बलशाली है, और ये तीसरा आकर क्या किया? दोनों को भिड़ा दिया और अपने पूरा फायदा ले लिया। बात समझ रहे हो, ये रिएक्शन में होता है, तीसरा हमेशा फायदा ले जाता है। जीवन के संघर्ष में भी देखोगे दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा उसमें फायदा लेगा। दो भाइयों के झगड़ा में तीसरा व्यक्ति उसमें पूरा व्यवस्था को संभालेगा, ठीक है, अच्छा बनने में, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि कहीं भाइयों को भी समझ में आता है कहीं तकलीफ दे रहे हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे आयुष और यहाँ पे प्रहलाद और बीच में अनुराग फायदा ले गया, ठीक। तो इसको समझना कैसे फायदा ले रहा है। देखिए ए अधिक क्रियाशील है और बी सी कम क्रियाशील है, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला कैसे फायदा होगा, तीसरा वाला इसको अपनी तरफ करेगा, ये एसी वाला क्या हो गया? इसकी तरफ चला गया और ये बी बेचारा अकेला पड़ गया। तो फायदा कौन उठाया? तीसरा व्यक्ति उठाया कि नहीं उठाया? इसमें से एक लोगों को देखिए ये क्या इससे क्रियाशील रहा, अब तीसरा व्यक्ति क्या करेगा? इससे क्रियाशील हो जाएगा, इसको अपनी तरफ कर लेगा, बी बेचारा कहेगा अकेला हो, कमजोर हो गया। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जेडीएन है और CuSO4 है, बेचारे एक है, तीसरा व्यक्ति देखो करेगा क्या? ये जिंक है और ये अभिक्रिया कर रहा है किससे? CuSO4 कॉपर सल्फेट से। अब ये करेगा क्या? JDnSO4 को एक तरफ ले आएगा, JDnSO4, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा? और अकेला कौन हो जाएगा? कॉपर, कौन हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं है? मजा आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बात समझ रहे हो? इंग्लिश में लिख लेना। देखिए जब अभिक्रिया यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करे, देखो जब अभिकारक या अभिक्रिया होती है यौगिकों की तो अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर उभय विस्थापन अभिक्रिया पेपर में आ जाए तो समझिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है। इसमें जो चेंज होते हैं आयन, जैसे +2 आयन, -1 आयन, मैं बताया था ना एक बार, तो वही चीज है। देखिए यहाँ पे AB है और CD से अभिक्रिया कर रहा है और प्राप्त क्या हो रहा है? ये देखिए AD और इधर क्या हो रहा है? CB। बात समझ रहे हैं? ये डबल है, द्विविस्थापन है, ये भी चेंज हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, ये इसके साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो आयनों की अदला बदली हो गई कि नहीं हो गई? आयनों की अदला बदली हुई कि नहीं? A से D, C से B, कहा हम तोरे साथे ना रह, ये इसकी पत्नी है बेचारी, ये कहेगी कि हम इसके साथ रहेंगे, ये कहेगी कि हम इसके साथ रहेंगे। बात समझ रहे हैं? अदला बदली हो गई, तो प्राप्त क्या हुआ? AD + CB। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए।
कि NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस ये क्या AgNO3, इसको क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये जब अदला बदली होगी तो ये क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम किसके साथ हो गया नाइट्रेट के साथ हो गया। ये कहा कि इसकी बीबी इसके साथ नहीं रहेगी इसके साथ रहेगी, ये भी कहेगा कि हम तुम्हारी बीबी को रखेंगे यहाँ पे गया। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा इधर सिल्वर क्लोराइड। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, जैसे मैं बताया आपको उदाहरण के माध्यम से BaCl2, BaCl2 को क्या बोलते हैं बताइए, बेरियम क्लोराइड। और ये जब अभिक्रिया करता है सोडियम सल्फेट से तो प्राप्त क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये BaSO4 हो जाएगा, अदला बदली हो रही है ना, तो BaSO4 लिखिए, BaSO4 ये क्या हो गया बोरियम या बेरियम सल्फेट हो गया। और इधर जब अदला बदली होगी तो ये क्या बनेगा बेटा सोडियम क्लोराइड है, तो इधर क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे 2Na है, Na2 है और SO4 है, तो यहाँ पे देखिए 2Na तो बनाना होगा और Cl2 जो होगा देखिए यहाँ पे 2Cl2 भी हो गया, 2Na भी हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो बेरियम यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, और देखिए SO4 है, SO4 भी है। बात समझ रहे हैं, अदला बदली हुई कि नहीं, इसका इसमें और इसका इसमें। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अगर पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बने, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बने, लेकिन एक ऐसा पदार्थ जो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बने लेकिन एक ऐसा पदार्थ जो गाढ़ा हो, तो तली में नीचे बैठ जाता है। तो तली में नीचे बैठ जाता है। जैसे यहां पे बात समझिए, ये आपका एक बीकर है, क्या है बीकर, और इसमें क्या है कि आप एक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बने लेकिन एक ऐसा पदार्थ जो गाढ़ा हो। अब इसमें कुछ पदार्थ आप लिए और जो मोटा या गाढ़ा पदार्थ होगा ये नीचे तली में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। तो यही चीज है आप अवक्षेपण, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। देखिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धू इनर क्लासेस में। देखिए हम समझते हैं कि आप लोग इस सेशन से अगर शुरू से जुड़े हैं, लाभ हानि हम आपको प्लेलिस्ट में पढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस 2026 के नाम से,
और हम समझते हैं कि 6 वीडियो मैं लेकर आया था 6 टाइप का। आज 6वां टाइप का जो है कुछ उदाहरण रहेंगे और 7वां टाइप रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आप बारी बारी से उन वीडियो को देखिए और यहां तक पहुंचिए, समझिए। और आज का जो सेशन है ये टाइप 6 के 2 एग्जाम्पल और बाकी टाइप 7 हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के स्थान पर 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रेता को 40 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए हम क्या करेंगे कि 12% लाभ पर बेचेंगे प्रॉफिट पे, तो पाएंगे क्या, कुछ नहीं। उसी वस्तु को फिर 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं और कितना हो जाता है, 40 रुपए अधिक प्राप्त होता है हमको। कितना रुपए, 40 रुपए अधिक प्राप्त होता है। अब करेंगे क्या कि जब लाभ लाभ होगा तो चीजें घटेंगी, हानि हानि होगा तो चीजें घटेंगी, और जब लाभ हानि होता है तो चीजें जुड़ती हैं, वस्तु जुड़ता है। तो हम 20% में से क्या घटाएंगे, 12%, तो हमको प्राप्त कितना हो जाएगा, 8%। कितना प्राप्त हो जाएगा, 8%। यही कह रहा है कि 8% जब बराबर है बेटा 40 रुपए के, तो हम कह सकते हैं कि 1% बराबर क्या होगा, 40/8। 8 पंजे 5%, तो 5% जब हो गया तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100 हो जाएगा। 100 पे कितना हो जाएगा, 500। तो क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, 500। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु को 4% हानि के बजाय 11% के लाभ पर बेचा जाए गया होता तो पहले की अपेक्षा 600 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये भी सेम प्रश्न है, सेम है कि इसमें हानि लाभ हो रही है तो क्या घटेगा, तो 4% जो हानि पर हो रही है तो हमको पता नहीं है, उसी वस्तु को हम 11% लाभ पर बेचते हैं तो ये कितने रुपए बढ़ जाता है, 600 रुपए अधिक हो जाता है। तो जब लाभ हानि होती है तो चीजें क्या होती हैं, वस्तु जुड़ती हैं। 11% + 4% कितना हो गया, 15%। तो 15% बराबर है किसके, 600 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 600/15 को। 15 चौका 60, 40। जब 1% बराबर है 40 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 40 के, 40 × 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4000। तो वस्तु को हम खरीदे थे, सीपी था 4000 रुपए में। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए टाइप नंबर 7 है आपका। टाइप नंबर 7 है कि जब कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जब कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर y × 100/x - y, और जब प्रतिशत हानि होगी तो y × 100, और हानि क्या होगी, जुड़ जाएगी, x + y जुड़ जाएगी। आप कहोगे कि सर ये XY क्या है, तो हम प्रश्न पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है 36 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए ये जो 36 वस्तु है ये x है, x बराबर 36 और y बराबर क्या हो जाएगा, 9 वस्तुओं के बराबर होगा। ठीक है, हानि पूछ रहा है तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, आपको सूत्र में बताया हूं, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है बेटा यहाँ पे y × 100/x + y। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, 9 है। 9 × 100/x + y। x का वैल्यू 36 है और y की वैल्यू 9 है, तो 900 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 900, और नीचे कितना हो जाएगा, 36 9 45, 45 हो जाएगा। इससे काटिए, 15 × 45, 15 × 6 90, 3 दूना 60, 20। तो जो हानि प्रतिशत हो गई कितने प्रतिशत की हो गई, हानि परसेंट जो हो गई 20% की हो गई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये SWC विधि है, सिद्धू विनय क्लासेस विधि, जो आपको इतनी आसानी से इन चीजों को कवर कर रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि 50 पुस्तकों को बेचने पर एक पुस्तक विक्रेता को 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए मैं बताया जो पहली बार आएगा उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे बेटा क्या, x। तो x बराबर 50 पुस्तक हो गया। ठीक, अब बात होगी कि को बेचने पर एक पुस्तक विक्रेता को, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 10 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे यहां पे सूत्र लिखवाया हूं कि लाभ प्रतिशत अगर होगा तो सूत्र क्या लगेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, क्या होता है कि y इंटू 100 अपान x माइनस वाई। तो y को जो वैल्यू है ये 10 है, 10 इंटू 100 और इधर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 50 है, x की वैल्यू क्या है 50 है और माइनस y की वैल्यू क्या है 10 है। तो 50 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 बार 100 बार में काटेंगे 100 को, तो 4 से तो 25 बार में कटेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज जो हो गया ये कितने हो गया 25%। ठीक है, नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर आप लोगों को देखिए वीडियोज हमारी अच्छी लगती हो तो मैं क्रमशः टाइप पढ़ा रहा हूं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, आज पार्ट 7 है, तो टाइप भी 7 है। तो आप लोग क्या करिए कि लाइक जरूर करते रहिए और शेयर करते रहिए और एक क्या करिए कमेंट भी करते रहिए और फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी पढ़ाई लग रही है। तो हम आपको क्या करते हैं कि पुनः धन्यवाद देते हैं इस क्लास के अंतिम तक बने रहने के लिए। देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जैसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ज्यादा अभिक्रिया ही है, रिएक्शन ही है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। उत्पाद भी बनेगा और साथ साथ क्या निकलेगी ऊष्मा। ऊष्मा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे किसी अलाव को या कोयले को या किसी भी लकड़ी को जलाने पर जो निकलता है उसी को क्या कहेंगे ऊष्मा। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर, ठीक है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। दाईं ओर का मतलब आप लोग ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, चिन्ह के साथ क्या किया जाता है लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं, दाहिनी ओर और बाईं ओर इधर उल्टा हो जाएगी चिन्ह। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए कार्बन का हम दहन कर रहे हैं, कार्बन मतलब समझ रहे हैं कार्बन सी, इसका दहन करेंगे जब तो ऊष्मा निकलती है इसमें। सी का दहन करेंगे तो O2 के साथ, तो ये दहन करने पर क्या निकलेगा CO2, क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितने किलो कैलोरी ऊष्मा देगा 94 किलो कैलोरी ऊष्मा देगा। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, एग्जाम में पूछता है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ऊष्मा नहीं रहेगा उत्पाद बनबे नहीं करेगा। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर चिन्ह के साथ क्या लिखा जाता है लिखा जाता है। बात समझ रहे हो। तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये N2 है, क्या है नाइट्रोजन, क्या है, और ये क्या है ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा 2NO, क्या प्राप्त होगा। क्यों 2NO लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए N2 हमारे पास है और ऑक्सीजन भी O2 है, तो इसको क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं तो नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाता। ठीक है,
और ये कितने के किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, उष्मा देगा या ऊर्जा, बात एक ही है। तो 45 किलो कैलोरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी उष्मा शोषी पूछेगा अगर ये लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है उसको पता रहेगा कि ये कहीं ना कहीं पढ़ा है, विशेष रूप से आपको नंबर प्रदान करेगा। ये चीज़ें भी हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है और लगभग परीक्षा में हमको लग रहा है कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे तो यही दे देंगे आपको रिएक्शन अभिक्रिया करने के लिए, तब भी आपको जानकारी अगर रहेगी तो कर लेंगे, नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये चीजें जो होती हैं केमिस्ट्री की, आप लोग पहली बार आए हैं 9th में या 10th में तो आपको कठिन लगेंगे, लेकिन है बहुत आसान बस समझने की चीजें। देखिए ऑक्सीकरण जैसा कि नाम ही है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया या इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन आपसे जुड़ेंगे, और कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो होगा वियोग मतलब दूरी होगा। बात समझे, हाइड्रोजन ये दूर जाएगा और ऑक्सीजन नजदीक आएगा। ठीक है, जैसे अगर बात होगी सोडियम की, देखिए इसमें प्लस चार्ज है, सोडियम क्या है प्लस, और देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, मतलब वियोग हो रहा है इसका। बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये CO2 क्या हो रहा है, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मैं इस पीछे भी बताया था। तो यही है क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, क्या होती है, रेडिकेशन रिएक्शन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग, मतलब ऑक्सीजन दूर जाएगा और हाइड्रोजन नजदीक आएगा। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है कि नहीं है, माइनस, ये क्या है नजदीक आया, और यहाँ से क्लोरीन जो होगा इसमें हाइड्रोजन का तो योग हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाहर जाएगा। जैसे Cu, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे CuO है और यहाँ पे देखिए 2Cu, और ये O2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो। आगे देखते हैं नोट में कुछ, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो कि इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर उपचयन अभिक्रिया आ जाए तो ये मत कहिएगा कि सर आप नहीं पढ़ाए हैं। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बेटा एक ही चीज होती है, किसी को कोई दिक्कत, बात समझ गए। तो उपचयन आएगा तो ये मत कहना कि सर जी नहीं पढ़ाए हैं, सर जी आप लोगों को पढ़ाए हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है इसी को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा नोट्स है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहते हैं। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अपचायक। क्या बोला जाएगा, अपचायक। बाकी इसको बोला जाएगा क्या, उपचयन। क्या बोला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बोला जाएगा, ऑक्सी या अपचायक। उपचायक अपचायक, उपचायक अपचायक। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को, अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जब अपचयन अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। मैं पहले भी बताया था, इसके पहले क्या बताया था आपसे, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। तो उष्माक्षेपी में क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, और उष्माशोषी में, और उष्माक्षेपी में क्या कर रहा था, त्याग कर रहा था। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा नोट कीजिए फिर देखते हैं।
देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। मैं अभी बताया था आपसे कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, उसी को क्या बोला जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे अपचायक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अपचायक अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ई को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिए, ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया जब भी पेपर उठा के देखेंगे 2021, 20, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद, तो आपको निकलेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया आपके पेपर में छपाया आएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं समझ रहा है इम्पोर्टेंट वो जानेगा, क्योंकि कुछ लोग पिछले बार जो थे बताए थे, अकेले में भी मिले थे तो बताए थे कि सर ऐसी ऐसी बात है, अगर हम आपकी बात माने होते तो थोड़ा सा और नंबर आया हो। जब इस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, छात्र महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है आपके लिए कि महसूस करिए अभी से। परीक्षा पास हो जाएंगे, महसूस करेंगे, फिर आप कहीं और जाने वाले हैं, हमारे पास थोड़ी रहेंगे, क्योंकि हम अपर क्लास चलाते नहीं हैं, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक, अभी बताया थे ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक तथा अपचयन एक साथ होता है। देखिए दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, ऑक्सीकारक भी और अपचयन भी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, और इस अभिक्रिया को ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जेडीएन जिंक है और कॉपर सल्फेट है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट साथ में है, कॉपर सल्फेट, लेकिन हुआ क्या, यूं हुआ कि जेडीएन जिंक चला गया सल्फेट के साथ और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। कॉपर को क्या किया? अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए जब बात होगी कि जेडीएन जब जीरो होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके पास, तो ये इसका क्या होगा, विस्तार हो जाएगा, Zn+2 पे चार्ज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और यहाँ पे जब कॉपर के साथ +2 रहा पहले से, तो कॉपर के साथ बाद में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए इसके साथ 0 इलेक्ट्रॉन था, बाद में जाकर +2 चार्ज हो गया। बात समझ रहे हो? सल्फेट में बदल गया। लेकिन इसके पास पहले से देखिए +2 चार्ज था,
इलेक्ट्रॉन का, लेकिन बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। तो तब कह सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ये जो 2 है इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, लेकिन ये जो 2 है इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ये 2 ग्रहण कर रहा है और ये 2 त्याग कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो जेडियन है यहाँ पे, ठीक, जेडियन तो इसके साथ चला गया, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे अब चायक पदार्थ हो गया। और ये CuSO4 है, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया बनने के मिलने के बाद। बात समझ रहे हो, जो ये CuSO4 है ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि बाद में ये टूटेगा तो Cu अकेला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर रहा है। किसी को दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब जो फाइनली टॉपिक है आपकी संक्षारण, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इतने दमदार तरीके से बनते हैं, या तो देखिए इससे रिडक्स अभिक्रिया से आ जाए या तो संक्षारण अभिक्रिया से, तो दोनों अभिक्रिया से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां से जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जंग लगना। आप मान लीजिए घर बनवा रहे हैं, पापा कहे कि जाओ आज 50 कुंटल छड़ लेके आओ, हम एक ही बार घर बनवाएंगे, अच्छे से एक ही बार मकान बनवाएंगे, बहुत पैसा कमाए हैं। तो अब तुम लोग क्या करोगे कि छड़ खरीद कर ला दिए और पापा कहे कि अंदर रख दो और तुम लोग आलस के मारे बाहर ही रखवा दे। बाहर क्या होगा कि नमी होगी नमी। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, उपस्थित गैस होंगे जो भी, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, नमी होगी, पानी हो गया लगेगा, तो छड़ के ऊपर देखोगे ना तो कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद, ज्यादा दिन का समय नहीं, 2-4 दिन अगर नमी हवा लग गई छड़ को, किसी भी लोहे को, तो कैसी परत जम जाएगी, लाल भूरे रंग की परत, जंग लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे करोगे ना तो हाथ में पूरा जंग लग जाएगा आपको, भूला नहीं तो नहीं होगा। तो आप जाइए कोई भी ले लीजिए लोहा और उसको बाहर रख दीजिए जमीन पे, कि नमी भी लगे और हवा भी लगे, देखिए 2-4 दिन बाद स्थिति। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांदी का काली परत चढ़ जाना। औरतें खूब चांदी पहनती हैं, हम लोगों को मुफ्त में मिलेगा तो नहीं पहनेंगे, कि पहनेगा कोई, उसका हम लोग कर सकते हैं। पुरुष जो होते हैं उसका थोड़ा सा कुछ और बनवा सकते हैं, लेकिन चांदी बहुत पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात, चांदी को ध्यान से देखिएगा, जब उस पर हवा लगेगी, नमी ज्यादा होगी, डस्ट पड़ेगा उस पर, तो काली हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आप लोग उसको समय समय पर साफ भी करते होंगे। तो ये चीजें हैं कि जब चांदी का काला पड़ जाना कब होता है, जब उस पर नमी, हवा ये सब लगेगी तो चांदी काली हो जाएगी। ठीक है, आगे तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। तांबा, मंदिर में देखो तांबा लगवाते हैं, हम लोग भी मंदिर में अपने तांबा लगवाए, ध्यान से देखोगे वहां पे ऊपर नमी हो रही है, कुछ दिन बारिश हो जाएगी, हवा लगेगी ना, तो उसके ऊपर कैसी परत चढ़ जाएगी, हरी परत चढ़ जाएगी, बहुत ही भद्दा लगता है, उसको फिर साफ करना पड़ता है तांबे। बात समझ रहे हो? जैसे कलश वलश बनता है तांबे का, आप लगवा दिए तो वहां देखोगे हरा हरा नमी जब होगा तो परत जम जाएगी। अब उसको अगर साफ नहीं करोगे तो उसका लाइटिंग धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। कुछ इसमें से छूटा है, आप पहले नोट करिए कि पढ़ाते हैं हम। देखिए संक्षारण जो होता है इसके परिणाम क्या निकलते हैं। देखिए जब संक्षारण होता है इसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। जैसे आपका नुकसान होता है, नुकसान में क्या क्या चीजें होती हैं, धातु की मजबूती कम हो जाती है। पहले जैसा आपका लोहा रहेगा, वो क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए धातु क्या होगी, धातु कमजोर हो जाएगी आपकी। पहले जैसा लोहा रहेगा या चांदी रहेगी या सोना जो भी रहता है, तांबा, पहले जैसा नहीं रह जाएगा। अगर उसमें जंग लगेगी, कमजोर जरूर होगी। आगे उपकरण और मशीनें खराब हो जाती हैं। जो भी आपकी मान लीजिए मशीन चल रही है, अगर जंग लग गया उसमें तो ये क्या होगी, मशीन खराब हो जाएगी। आगे आर्थिक नुकसान होगा। आर्थिक नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा कि आपने पैसा लगा कर लाया है, अगर उस चीज को आप दोबारा सेलिंग करना चाहेंगे
ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। बात समझिए, उतने पैसे में कम हो जाएगा उसका लागत में। चौथा है लोहे की संरचनाएं कमजोर हो जाती है। मैं बताया कि लोहे की जो संरचनाएं होंगी उसमें भी कमजोर होगा। ऐसे मान लीजिए कि संरचना आपकी 3.4 में है, जंग लगेगा, कुछ टूटेगा कड़ उसमें से, तो हो सकता है 2.3 हो जाए, तो ऐसे भी हो सकती है। आगे पूछता है क्वेश्चन की संक्षारण से बचाव क्या है, कैसे बचाव किया जाएगा। हम जानते हैं बेटा कि आप लोग दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लोहे की बनी होती है, तो उसमें जब जंग लगता है तो कमजोर होने लगती है, तो उसका एक ही उपाय है कि उसमें पेंट करना। बात समझ रहे हो? तो पेंट करना, तेल ग्रीस लगाना, उससे भी क्या होता है कि मशीनों का जो रख रखाव होता है बड़ा संरक्षित होता है, हवा नहीं लगती, नमी नहीं लगती ग्रीस लगाने से, तेल लगाने से। गैल्वेनाइजेशन, जैसे जस्ते की परत चढ़ाना। जस्ते की एक परत आती है, थोड़ा सा महंगा पड़ती है, लेकिन उससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। आगे देखिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग। आप लोग स्टील का जब स्टेनलेस स्टील का उपयोग जब करेंगे तो उस पर क्या होगा कि हवा और नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस पर जंग नहीं लगती। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता। ठीक है, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि विकृत गंधिता का मतलब गंध है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि वसा तथा तेल से बने, ध्यान से सुनिएगा, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ का, तो उसमें ऑक्सीकरण और अजीब विकृत अंग, जैसे अगर मान लीजिए कि आप मुर्गा बनाए अच्छा सा, और उसको कहाँ रख दिए कि अब सुबह खाएंगे, गर्मी का दिन है, और बिना फ्रिज में ही रख दिए, बाहर रख दिए, तो उसमें नमी लगेगी, हवा ऑक्सीजन जाएगा, या कोई भी हवा का कारण कई ठो हवा होती है, सीधी बात वायु, और नमी थोड़ा सा पकड़ेगी, या उमस होगी उसमें। उमस का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी। तो आप अगर सुबह उसको खाना चाहेंगे ना, तो थोड़ा सा गंध महकेगा कि नहीं महकेगा। मैंने मुर्गा का उदाहरण इसलिए लिया कि ज्यादा प्रभावित जल्दी होते हैं, मांस जल्दी प्रभावित होते हैं। ठीक है, साग सब्जियों की अपेक्षा साग सब्जी थोड़ी देर के बाद होते हैं, समय लगता है। जैसे आप लोग गए होंगे उसमें, कभी कभी शादी विवाह में जाते हैं, तो दाल गर्मी के दिन में बन जाती है सुबह 10 बजे, और खाना रहता है आपको शाम को भोजन है, शाम को मिलता है भोजन 8-9 बजे। कोई वीआईपी पर्सन है गया लेट 11 बजे 12 बजे, तो वहां पे दाल थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो बनी होगी सुगंध या दुर्गंध आती है कि नहीं आती, दाल महक जाती है पूरी तरह। नहीं तो आप अपने घर में, इस समय गर्मी का महीना है, गर्मी चल रही है, तो आप थोड़ा सा दाल सुबह बना के शाम को खाइए, रात 8 बजे के लगभग, या 7 बजे 6 बजे शाम को देखिए। ठीक है, गंध आने लगती, महकने लगता है, आप उसको खा नहीं पाएंगे। नोट कीजिए। देखिए विकृत गंधिता से बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, इससे बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहले बात होती है कि वायु रोधी डिब्बों में रखना। ऐसा डब्बा होना चाहिए आपका कि जिसमें वायु प्रवेश न करे। बात समझ रहे हैं। दूसरी चीज एंटी ऑक्सीडेंट मिलाना। ये जो एंटी ऑक्सीडेंट की बात होती है खाद्य पदार्थ में मिलाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी हुआ था क्या, गेहूं, अभी गेहूं की खेती हुई थी, तो गेहूं की खेती में आप जब ड्रम में रखते हो या कहीं भी रखते हो, तो वहां पे कुछ ऐसे पदार्थ संरक्षित करने वाले, उसको सुरक्षित करने वाले कि जिसमें क्या न लगे, घून न लगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को यहाँ पे दवाइयां रख के संरक्षित किया जाता है। आगे कई खाद्य पदार्थों में संरक्षक मिलाए जाते हैं, ये सत्य है। दूसरा चीज BHA, ठीक है, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ये भी मिला सकते हैं। BHT, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टूलेंस। आप जाते हो बाजार में तो आपको क्या मिलता है, इसको संरक्षित रखने के लिए अनाजों को यही मिलता है, BHA और BHT। आप लोग समझ नहीं पाए, आधा डॉक्टर तो आप पढ़ के ही हो जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज देखिए, ठंडी जगह पर भंडारण। अगर आप किसी भी खाद्य वस्तु का क्या कर रहे हैं कि ठंडी जगह पर उसका भंडार कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपको अभी प्रदूषण पढ़ाते तो फ्रिज को कहते कि मत यूज करिए, क्या करते कि मत यूज करिए,
लेकिन देखिए जब साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए तेल व घी को फ्रीज या ठंडी जगह पर रखने से विकृत गंधिता क्या होती है, कम होती है। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि आप उसको बचाने के लिए फ्रिज का यूज करिए, और फ्रिज में पाई जाती है सीएफसी गैस जो कि पूरे वायुमंडल को नष्ट करती है, प्रदूषित करती है। तो आप लोग, हम एक टीचर के तौर पे क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हमारा काम है कि आप ठंडी जगह खोजिए, फ्रिज के चक्कर में मत रहिए। बाकी आगे देखिए, प्रकाश से दूर रखिए। ऐसा ना हो कि आप किसी भी खाद्य वस्तु को रख दिए, पता लगा पनीर खूब बनाए और ले जाकर धूप में रख दिए, दोपहर में पनीर पूरी महक जाएगी, खराब हो जाएगी। तो तेज प्रकाश से भी पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। पदार्थ में चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई भी स्टील हो, तो क्या करता है, खराब जरूर होता है। आगे देखिए, आज इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। हम आपका जो ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का था क्लास 10 का, आज समाप्त हुआ। इसके लिए थैंक यू। और हम समझते हैं कि आप लोग देखिए क्या करिए कि इस चैनल को जितना प्रगति पे पहुंचाएंगे उसका लाभ ले सकेंगे। अभी घर पे बैठे हैं, कोई चैप्टर आपको समझ में कोई बातें नहीं आई, जाके घर पे भूल गए, यहाँ पे पढ़ के गए और घर पे गए और क्लास को रिवीजन करिए। वहां से आप कंटेंट को दोबारा मैच कराइए, पढ़िए, सुनिए। आजकल इतना आपको फायदे हैं कि आप ब्लूटूथ लगाइए या कोई भी काम करिए और सो भी जाइए, मनन करते रहिए, सुनते रहिए चीजों को कि कैसे सर पढ़ाए हैं। आप देखिए, बात होती है कि कंटेंट की, तो कंटेंट आप उसी अध्यापक से पढ़िए जो आपको पढ़ाता है, उसकी बात ज्यादा समझ में आएगी। कुछ लोग करते हैं क्या है कि लास्ट में जब एग्जाम होने लगता है तो जिस अध्यापक से पढ़े हैं उसको न पढ़कर दूसरा कंटेंट खोजने लगते हैं, वहीं पे आप फेल्योर हो जाते हैं। पिछले बैच के भी कुछ छात्र थे जो कि लास्ट टाइम एग्जाम के मतलब कि कुछ विशेष यूट्यूबरों के चक्कर में पढ़ के वहां से क्लास देखने लगे। वहां पर आपको क्या बात समझ में आएगी, जो टीचर आपको साल भर पढ़ा रहा है उसकी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो आप क्लास भी उसी की देखिए और वहीं से फायदे लीजिए, ठीक है। तो आप एक चीज और है कि जीवन में खूब प्रगति कीजिए, आप पैसे कमाइए, सब चीज कीजिए एक सम्मान तरीके से। तो ये भी है कि जब आप घमंड में होइएगा तो सम्मान सदैव केवल समय का होता है, लेकिन कुछ लोग इसे क्या करते हैं, अपना समझ बैठते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फलाने हमारे पैर छू रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सम्मान उनका हो रहा है, लेकिन सम्मान सदैव समय का होता है, आपके अच्छे कर्मों का होता है, न कि किसी व्यक्ति को देख कर होता है। बात समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका जो बड़े होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जैसा आप कर्म किए रहेंगे वैसा पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज इस साइंस के सिलेबस को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।